हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके चौधरी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला। ये वे क्वेश्चन हैं बच्चों जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके जो कम एग्जाम होंगे वो यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इससे बाहर जो हमारी वीडियोज हैं, हमारे जो पीडीएफ्स हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। इसमें आपसे पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछी है, ये वाली लंबाई पूछी है, यहां से यहां तक, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर और आपका जो गुजरात में जो गौरमोता है वहां तक की आपसे जो है लंबाई पूछी है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो है ये होगी आपकी 2933 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपका जो है इंडिया का मैप है और इसमें ये वाली लंबाई आपसे पूछी गई है, ये वाली जो कि कितनी है 2933 किलोमीटर। जी हाँ, 2933 किलोमीटर। और इसके साथ साथ यदि इसकी जो है नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछता है आपसे तो वो होगी आपकी 3214 किलोमीटर। जी हाँ, 3214 किलोमीटर। इसके साथ साथ यदि आपसे क्षेत्रफल पूछता है इंडिया के बारे में तो भारत का जो क्षेत्रफल होगा वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ साथ आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है जो हमारा इंडिया है उसकी आकृति कैसी है। अब जो है पिछले कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का, तो आकृति देख लीजिए कैसी आकृति बन रही है। आप ये देखिए कैसी आकृति इंडिया की बन रही है। ये देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो भारत की आकृति है वो है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? आकृति है चतुष्कोणीय, पैरेललोग्राम। इसके साथ साथ एक रोचक तथ्य और आपको बता दें, जो हमारा इंडिया है इसके एंशिएंट नेम यानी कि प्राचीन नाम कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यदि बात करें भारत का जो सबसे पहला जो नामकरण था वो था जम्बूद्वीप। सैंधव काल में सबसे पहले भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है आर्यावर्त। जैसे ही ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो आरंभ होती है तो वहां पर जहां आर्य आकर के बसे उस क्षेत्र को कहा गया आर्यावर्त। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो इसका नामकरण किया गया वो किया गया भारतवर्ष। और भारतवर्ष जो नाम रखा गया जो है एक राजा भरत थे, ठीक है, राजा भरत उत्तर वैदिक काल में, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया भारतवर्ष। उसके बाद ईरानी जैसे जो है ससानी वंश के जो ईरानी थे, ईरानी जैसे भारत आते हैं, उन्होंने इसका नामकरण किया हिंदुस्तान। और सबसे पहले हिंदुस्तान कहने वाला, हिंदुस्तान नाम से पुकारने वाला इंडिया को जो व्यक्ति था वो था मिनहाज उस सिराज। उसके बाद हम बात करते हैं जो वर्तमान नाम है भारत का वो है इंडिया। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। देखिए बच्चों, इसमें आपसे भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी है। कौन सी तटरेखा की लंबाई पूछी है इसको देख लेते हैं। ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ पूछी गई है ये आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। इसमें द्वीपों की लेंथ नहीं पूछी गई है, केवल प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जो है लेंथ आपसे पूछी गई है, जो कि यहां से यहां तक ये होगी 6100 किलोमीटर। कितनी होगी? 6100 किलोमीटर।
6100 किलोमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर है वो है 6100 किलोमीटर। अब इसमें देख लेते हैं, यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल किया जाए, यदि द्वीपों की जो है कोस्टल एरियाज की जो लेंथ है उसको भी जो है इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये लेंथ हो जाएगी 7516 किलोमीटर। जी हाँ, 7516.5 किलोमीटर द्वीपों को लगा करके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है। तो भारत के क्षेत्रफल की बात की है, यदि हम इसमें बात करें, जो हमारा जो है भारत है वो पृथ्वी के इस कोने में स्थित है। थोड़ा देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोने में हमारा इंडिया स्थित है और इसका पार्ट पूछा है। पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर, जी हाँ 71% भाग पर है आपका जल, वाटर, और 29% भाग पर है आपका स्थल। अब इस 29 जो प्रतिशत टोटल जो स्थल है, जो लैंड पार्ट है, उसके बारे में पूछा है। तो भारत का कितना, भारत से कितना प्रतिशत है, तो जो भारत है इसका वो कितना प्रतिशत है ये देखना है। तो ये होगा हमारा कितना प्रतिशत होगा, ये होगा 2.4%, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है ये ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक प्रतिरूप है। तो इसके इस पार्ट में हमारा इंडिया स्थित है, इस पार्ट में, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर पे हमारा इंडिया स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित है। और यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो दक्षिणी भाग है, इसकी दूरी भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। जो भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पॉइंट है, जिसको कैप कैमोरिन अर्थात जो कन्याकुमारी है उसी का नाम कैप कैमोरिन है, और वहां से भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की जो दूरी है 876 किलोमीटर। हमारा इंडिया कहां पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है। यदि आप जो है पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके दक्षिणी भाग में आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, यदि केवल, यहां देखें बच्चों, यदि केवल वो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूछता तो आपका आंसर हो जाता 18.6%। लेकिन उसने क्या पूछा है, यहां पर ध्यान देना है, मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो है पर्वतों के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10.7%। जी हाँ, 10.7%। इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ये आपका 43%, ये तो आपका है मैदानी क्षेत्र, मैदान, और आपका यहाँ पर 18.6%, ये आपका हो गया पर्वतीय भाग, ये हो गया आपका पर्वतीय भाग। और यहां पर आपका जो है 28% जो है लगभग, ये आपका होगा पठारी भाग, यानी कि इतने भाग पर पठार है, और बाकी जो शेष बचा होगा उसमें अन्य आ जाएगा, अन्य। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसने क्वेश्चन पूछा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पूछा है, ठीक है। तो केवल जो पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पूछा है तो वो आ जाएगा आपका कितना 18.6 प्रतिशत 18.6%। ये आपका 18.6%। मैदान की बात करें तो मैदान कितना 43%। और हम पठारों की बात करें तो आपके पठार कितने हो जाएंगे, पठार हो जाएंगे आपके जो है कितने हो जाएंगे, वो होंगे आपके जो है 28%। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा गया है। इसके साथ साथ डी के एग्जाम्स जो कंडक्ट हुए हैं उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं वो कहां से नहीं गुजरती। देखो इसने कहा है नहीं गुजरती है, ये बात ध्यान रखना, नहीं गुजरती। तो ये कहां से होकर नहीं गुजरती है, क्या पश्चिम बंगाल से होकर नहीं गुजरती, यहां से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसके बारे में देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है, कैंसर लाइन है, ये भारत में ईस्ट टू वेस्ट ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं उनका एक ट्रिक आपको बता देते हैं, अपने नोटबुक में लिख लेना। तो ये आपका होगा ट्रिक होगा मित्र, छजा, गुरापम, मित्र, छजा, गुरापम, ये ट्रिक आपको बनानी है, ये ट्रिक है। और देखो मी4 होगा आपका मिजोरम, मिजोरम राज्य। इसके बाद हम त्रे की बात करेंगे तो त्रिपुरा होगा, और 6-4 आपका छत्तीसगढ़ होगा। इसके बाद झा4 झारखंड होगा, और ये आपका गुजरात हो जाएगा। रा4 आपका राजस्थान हो गया, पे4 आपका पश्चिम बंगाल, और मैं4 होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश, जिसको बोलते हैं सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सेंट्रल प्रोविंस, जी हाँ मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम सेंट्रल प्रोविंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। देखो हम अभी आपको पहले बता चुके हैं, ये जो है जो कर्क रेखा है ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों के हमने नाम बता दिए हैं, आपको ट्रिक बता चुके हैं, मित्र, छजा, गुरापम, नोट कर लेना, कभी भूलोगे नहीं। और जो है इसमें अब आप अपने आप ही आप आंसर दोगे कौन से राज्य से होकर गुजरती है। देखिए राज्य दिए हुए हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, बिहार है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर जो होगा तो कौन सा होगा, आपको एक स्वयं करना है क्वेश्चन, कहां से होकर गुजरती है। तो देखो कहां से, झारखंड, कहां से होकर गुजरती है, झारखंड, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कर्क रेखा के बारे में इसने आपसे पूछा है, लेकिन जो भारत का मानक समय रेखा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये रेखा जो है कितने राज्यों से, भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं। जो हमारा इंडिया है जिसकी आकृति कुछ इस तरह की है, तो यहाँ जो रेखा ये होकर जो गुजरती है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको बोलते हैं IST,
IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा, जिससे भारत का समय ज्ञात किया जाता है और जिसकी वैल्यू है 82 सही 1/2 ई या फिर 82.30 मिनट ई। देखो इसमें ई का ध्यान रखना, हमेशा ई का ध्यान रखना है। यदि आपको डब्ल्यू दे दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये ई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ईस्ट में पड़ती है, भारत के ईस्ट में। जो भारत है, संपूर्ण भारत जो है ये पृथ्वी के जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है। तो ये रेखा जो है किससे काउंट होगी? ई से काउंट होगी। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद जो है आपका झारखंड होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, इसके बाद जो है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या आपका नॉर्मन पॉइंट है या इंदिरा कोल है या कैलिमेर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट? देखो याद रखना बच्चों, ये जो आपका जो सही आंसर होगा तो ये होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। और इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम जान लेते हैं। जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये कुछ यहां पर होगा। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर का भाग अंडमान और नीचे का भाग निकोबार, ठीक है। तो निकोबार में पड़ेगा। निकोबार का जो दक्षिण पॉइंट है, निकोबार का जो दक्षिण पॉइंट है वहां पर ये पॉइंट स्थित है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट 2004 में जब भारत में सुनामी आई थी तो यहां पर ये क्या हुआ, ये पानी में डूब गया। अब ये पानी में डूब गया। अब इसके बाद जो भारत का जो पॉइंट है वो है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। ये जो है ये अब जल में डूब गया है, डूब चुका है। और इंदिरा पॉइंट का जो प्राचीन नाम है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, जी हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। और इसका एक और नाम है इसका, ठीक है, नॉर्मन पॉइंट। नॉर्मन पॉइंट तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। जो सबसे बड़ा, जो इसका सबसे प्राचीन जो नाम है वो पिग्मेलियन पॉइंट, और उसके बाद में नॉर्मन या नॉर्थन पॉइंट, नॉर्मन या नॉर्थन पॉइंट, ठीक है, ये नाम रखा है। और प्रेजेंट में जो इसका नाम है वो इंदिरा पॉइंट कहां पर है? आपका जो है निकोबार के दक्षिणी भाग में स्थित है। और इसे ये कितने डिग्री पर स्थित है इसकी हम वैल्यू बता दें तो ये 6 डिग्री 4 N पर स्थित है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो वो जो है 6.4 N। N का मतलब नॉर्थ, क्योंकि भारत जो उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जो है इस अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, अक्षांश की बात करें, अक्षांश होती क्या है इसके बारे में हम कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कुछ इस तरह से खींची गई रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये अक्षांश रेखाएं जो है 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर अक्षांश रेखाओं पर 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। इस तरह से आप जो है पूरी पृथ्वी की जो है दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बता दें, एक होती है देशांतर रेखाएं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये नॉर्थ टू साउथ खींची हुई लाइन होती हैं।
और जो है देशांतर रेखाओं पर 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यहां से ये भी आपका क्वेश्चन बन के आता है। तो बच्चों जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इनको साथ साथ आप जो नोट करते जाइए, क्योंकि आपको जो कमिंग एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जो क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन वो बना करके आपको देगा। एक क्वेश्चन से जो है कई कई क्वेश्चन बन के आते हैं। जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट आपसे जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है केवल उसी के बारे में पूछे, वो इससे संबंधित और भी तथ्य आपसे पूछ सकता है। और क्वेश्चन जो आते हैं, जो क्वेश्चन सेट का जो पैटर्न तैयार होता है उसका तरीका भी यही है। जो पहले आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से जो है वो क्वेश्चंस तैयार करके सेट तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गारो, खासी, जयंतिया के बारे में इसने पूछा है, ये किसका भाग है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भाग है गारो, खासी की जो जयंतियां हैं ये भारत के पूर्वी भाग में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? पूर्वी भाग में। ये आपका जो पूर्वी भाग है यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियां यहाँ पर पड़ती हैं और ये मेघालय राज्य में पड़ती हैं। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है मोसिनराम, ध्यान रखना बच्चों, मोसिनराम। मोसिनराम क्या है? सबसे अधिक वर्षा वाला, मोसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। जी हाँ, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम, ठीक है ना। ये सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है? मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय में। और ये वही पहाड़ियां हैं जो कि इस मोसिनराम यानी कि मेघालय को 3 ओर से घेरे हुए हैं। गारो, खासी, जयंतियां 3 ओर से जो है मेघालय को घेरे हुए हैं। और इसमें कभी कभी वह जो है आपसे इसका क्रम भी पूछ लेगा, ठीक है, इनका क्रम पूछ लेगा। तो क्रम सीरियल नंबर में यही होगा, गारो सबसे पहले पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। जो सबसे पूर्व की पहाड़ियां हैं वो जयंतिया के नाम से जानी जाती हैं और पश्चिम की जो पहाड़ियां हैं वो गारो के नाम से जानी जाती हैं। अब इसमें जो है वो पूछ रहा है कि किसका भाग है, क्या हिमालय श्रेणी, पर्वत श्रेणी का भाग है या फिर जो अराकान योमा पर्वत का भाग है? ये भी नहीं है। तो ये किसका है? ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। जो सही आंसर होगा आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। जो हिमालय का जो पूर्वी भाग है, पूर्व में अरुणाचल के आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें पूर्वोत्तर के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इन पहाड़ियों से आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें एक क्वेश्चन अवश्य उठाया जाता है। कभी तो वह पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से क्वेश्चन उठाएगा, कुछ मध्य भारत में पहाड़ियां या वहां से उठाएगा या दक्षिण भारत से उठाएगा। ये एक क्वेश्चन आपका निश्चित है। इसके साथ साथ कभी कभी वह हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है इसका क्रम पूछ लेता है। हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है, हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो हिमालय में जो सबसे उत्तर का जो भाग है उसे ट्रांस हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो मध्य वाला भाग है इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय। और हिमालय का जो दक्षिण भाग है, बिल्कुल दक्षिणतम भाग, ठीक है, दक्षिणतम भाग, इसे जो है इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक, शिवालिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शिवालिक। जी हाँ, शिवालिक। और शिवालिक के जो शिवालिक का जो पश्चिमी भाग है उसे कहा जाता है दून। और शिवालिक का ये दून, और जो है शिवालिक का जो दक्षिणी भाग है, शिवालिक का जो पश्चिम भाग है दून, और जो पूर्वी भाग है इसे कहा जाएगा द्वार। पूर्वी भाग को कहा जाता है द्वार, ठीक है, पूर्वी भाग को कहा जाता है द्वार। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर उसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब देखो इसने पूछा कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है उसके बारे में पूछा है इसने। तो देख लेते हैं, ये दे रखे हैं इसने, इसमें मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, काठियावाड़ तट है या कोकण तट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो सही आंसर है इसने पूछा है, देखो पश्चिम, ये याद रखना पश्चिमी तट, पश्चिमी तट का ध्यान रखना है, पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो कौन सा इसमें ये है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यदि यहां से क्वेश्चन आया है तो जो है तो आपके जो है टोटल जो है कितने तट हैं, ये 6 तट हैं, जो कि 3 तो आपके जो है पश्चिम में है और 3 आपके पूर्व में है। यहां से क्वेश्चन बार बार उठा लेता है, कभी तो इनके बारे में पूछता है कि यहाँ पर कौन से जो है खाद्यान्न का प्रोडक्शन होता है, कौन से जो है यहाँ पर जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है उनके बारे में पूछ लेता है, या फिर जो है इनके जो है कहां से कहां तक इनका विस्तार है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ये प्रायद्वीपीय भारत आपकी स्क्रीन पर, इसमें हम देख लेते हैं, ये आपके दिए हुए हैं, देखो ये यहाँ पर ये आपका ये कौन सा तट होगा। नीचे देखिए, ये आपका गुजरात का जो तट है इसे किस नाम से जाना जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर कर्नाटक का जो है तटीय क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाएगा। नीचे केरल का तटीय क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाएगा। तो देख लेते हैं, जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, गुजरात का तटीय क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक, इसे कहा जाता है काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र। जी हाँ, काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र। उसके बाद यहाँ से जो ये कर्नाटक का क्षेत्र आरंभ होता है गोवा तक, इसे कहा जाता है कोकण तटीय। गोवा तक जो फैला हुआ है ये आपका कोकण तटीय क्षेत्र, और नीचे आपका आ जाता है ये केरल का जो कोस्टल एरिया है इसे कहा जाता है मालाबार तटीय क्षेत्र। और मालाबार तटीय क्षेत्र वही है जहां पर भारत का 98% जो है स्पाइस अर्थात मसाले का प्रोडक्शन होता है, और इसका लगभग 90% यानी कि 90% जो भाग है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है विदेशों को। उसके बाद हम इधर आएंगे पूर्व में, और आपका जो है ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। जी हाँ, कोरोमंडल तट। और वही कोरोमंडल तट जहां पर सुपारी का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, और देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह और आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, वो यहाँ पर कोरोमंडल तट में स्थित है। और उसके बाद हम आएंगे आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है आंध्र तटीय क्षेत्र। और उसके ऊपर हम और आगे चलेंगे, ये आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है उत्कल तटीय क्षेत्र। जी हाँ, उत्कल तटीय क्षेत्र। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो आपका जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक का जो कोस्टल एरिया है इसको मिलाकर कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो चिल्का झील है, चिल्का झील कौन से कोस्टल एरिया में पड़ती है, तो पड़ती है आपके उत्तरी सरकार तट में, यानी कहां पर, उड़ीसा में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना, और जब आप एग्जाम देकर के आओगे उसके बाद आप देखना आपको एक अलग तरह की खुशी होगी कि सर ने जो क्वेश्चन हमें वर्बली बताए थे वो क्वेश्चन एज इट इज हमें एग्जाम में मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो देखो जो मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन, उत्तरी सरकार तट, और उत्तरी सरकार तट को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो पूर्व की बात की है, ध्यान रखना है, तो इसे कहा जाता है दीघा तट। क्या कहा जाता है, दीघा तट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत में 9 राज्यों की सीमा, जी हाँ 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है। इसमें इधर जो है जो अरेबियन सी है, अरब सागर,
अरब सागर, अरब सागर में 5 राज्यों की सीमा, अरब सागर में 5 राज्यों की सीमा मिलती है अरब सागर से। और यहां पर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से जो है पूर्व में ये आपका जो है 4 राज्यों की सीमा, 4 राज्य बंगाली खाड़ी से, देखिए 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और 5 राज्य अरब सागर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इनमें जो सबसे अधिक बाउंड्रीज है वो है गुजरात राज्य की। किसकी है? गुजरात राज्य की, क्योंकि गुजरात राज्य की जो तटरेखाएं हैं वो सबसे अधिक कटी फटी हैं। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, सॉरी यहाँ पर जो है खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये दोनों खाड़ी यहाँ पर स्थित हैं। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसमें जो ये पश्चिम का भाग है ये इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। और जो पूर्व का भाग है इसे कहा जाएगा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, याद रखना बच्चों, अनाईमुड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। और इधर जो आपका जो पूर्वी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है महेंद्रगिरी, ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और याद रखना, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है ये वाला, इसे सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां। सह्याद्री की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करते हैं जो पश्चिमी घाट है ये अत्यंत सतत है। सतत मतलब जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा है और यहाँ पर समुद्र में उतरने के लिए यहाँ पर आपको केवल पास से होकर गुजरना होता है। यहाँ पर कुछ पास हैं, वहां से होकर के आपको कुछ दर्रे हैं, वहां से होकर गुजरना पड़ता है। और कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर? ये आपका थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट, ये मोस्टली 3 दर्रे यहाँ पर प्रमुख हैं। जो क्वेश्चन यदि आता है कि सह्याद्री की पहाड़ियों में सबसे उत्तर का जो दर्रा वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है थाल घाट के नाम से, थाल घाट के नाम से। और सबसे दक्षिण का दर्रा वो किस नाम से जाना जाता है? वो पाल घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे इन्हें बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। आपने भले कितने भी वर्ष तैयारी की हो, लेकिन हमारे साथ आप केवल जो है मात्र हम आपसे जो है 4 से 5 महीने का समय मांग रहे हैं। 4 से 5 महीने हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद देखना एग्जाम में जब आप जाओगे तो एग्जाम आपको बहुत छोटा लगेगा और जो पोस्ट आपको मिलेगी वो पोस्ट आपको बहुत छोटी लगने लगेगी और आप कहोगे कि ये तो हमारे लिए बहुत छोटी है, हमें और हाई लेवल के लिए तैयारी करनी है। हमारी जो नॉलेज है वो काफी हाई है, काफी ऊंची है और हमें और एक ऊंची स्टेप पर हमें जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, और ये मैं बता ही नहीं रहा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। उस बात को मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो बच्चा विश्वास करके इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, और जो अभी भी जो सोए हुए हैं वो सोते ही रहेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए ज्यादा वर्षों की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सीमित समय में सीमित क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वही आपको पढ़ने हैं। बाहर से आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो बड़ी बड़ी किताबें लेकर जो बच्चे बैठे हैं और 12-12, 20-20 घंटे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से वो सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिलेक्टेड डेटा चाहिए। एग्जाम में अब जो है कंपटीशन फाइट करने केवल सिलेक्टेड डेटा, उसी से आप जो है एग्जाम पास कर सकते हैं। आपको जो है हम बार बार इसी बात को जो दोहरा रहे हैं कि आप जो है इन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। देखो यही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया। फिर दोबारा जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो एग्जाम में उतना ही, मतलब काफी बार आया हुआ है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन बना दिया उसने। इसी क्वेश्चन को पहले
जो क्वेश्चन दिया था वो दूसरी टाइप से पूछा और वहीं से उसने अब ये क्वेश्चन पुटअप किया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पूछा बच्चों, तो अन्य नाम क्या है इसका आपको पता है? तो एक पिग्मिलियन पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, पिग्मिलियन पॉइंट भी है, और पार्सन पॉइंट है, जी हाँ ये भी है, और लाहीचिंग नाम ये भी इसका नाम है, यानी कि इनमें सभी। तो ये जो है तीनों नाम जो है ये पिग्मिलियन पॉइंट के नाम हैं। और वही पिग्मिलियन पॉइंट जो कि आपका जो है निकोबार के दक्षिणी भाग में स्थित है, और 2004 में जब सुनामी आई थी वहां पर जो है जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है। यदि प्रेजेंट में अब आपसे पूछेगा कि जो है ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो आप बता देना कि ये 6 डिग्री 4 एन पर स्थित है, 6 डिग्री 4 एन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? भाई कोंकण तट के बारे में पूछा है, इसके बारे में तो हम बच्चों को बता चुके हैं, अब आप ही बताओगे कहां से कहां तक स्थित है, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? ठीक है, आप बताइए, जल्दी बताइए, कोंकण तट के बारे में पूछा है। भाई 6 तट है, कोस्टल एरिया जो हमारा जो पेनिनसुलर जो इंडिया है उसको 6 कोस्टल एरियाज में उसको बांटा गया है, तो इसमें से एक है आपका कौन सा? कोंकण तट। तो कोंकण तट कहां से कहां तक? भाई कोंकण तट वही है जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है कॉफी की फसल बहुत अच्छे से उगाई जाती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में भी, तो देख लेते हैं ये जो सही आंसर होगा हमारा तो कौन सा है? तो वो है देखो, गोवा से कहां तक? गोवा से दीव तक। जी हाँ, गोवा से दीव तक का जो क्षेत्र है, गोवा से दीव तक का जो क्षेत्र है, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन एक एग्जाम में और कभी पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन क्या है? जो हमारे जो केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें पूछा है कि जो एक वो आपको जो है ना तो लक्षद्वीप को देगा ना अंडमान निकोबार द्वीप को देगा, कुछ और दूसरे देगा, और उनके साथ में पूछेगा कि इनमें कौन सा द्वीप है? जो द्वीप है, ध्यान रखना, जो द्वीप है ये द्वीप आपका क्या है? एक द्वीप भी है, ये एक द्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सागर से मोती आपके लिए निकाल कर लाए हैं बच्चों, सागर से मोती। जी हाँ, सागर में से मोती निकाल कर लाए हैं, इन्हें आप इनको रखना संभाल के, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए इनको संभाल कर रखना। मोती हैं, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आप नहीं समझ पाओगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? भाई लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति पूछी है, कितनी ही बार एग्जाम डीट प्लस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, मैं और कितने एग्जाम बताऊं कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं, तो कौन सा द्वीप है? परवाल द्वीप है। अब ये परवाल द्वीप होते क्या है इसके बारे में हमें जानना है। भाई जो परवाल द्वीप होते हैं ये होते हैं कोरल रॉक से निर्मित, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कोरल रॉक्स यानी कि जो मूंगे की चट्टान है उसके द्वारा होता है। जो समुद्र में जीव जंतु जो वनस्पति उनके समाप्त होने के बाद जो उनके कंकाल होते हैं उनके द्वारा उनके एकत्र होने के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जी हाँ, उसका द्वारा निर्माण हुआ है। और जो है ये जो हमारा जो लक्षद्वीप है इसकी बात कर लेते हैं, इसमें जो है 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। कुल जो है टोटल द्वीपों की संख्या है वो 36 है। और याद रखना जो लक्षद्वीप है आपका ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। और मैं ये भी बता दूं आपको जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाली खाड़ी ये दोनों इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है उसी के भाग हैं। और भारत का जो दक्षिणी भाग है प्रायद्वीपीय भाग पेनिनसुलर जो इंडिया है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया और जो है पश्चिम में जो है वो अरेबियन सी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर इसके बारे में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो ये याद रखना यहाँ पर सत्य और असत्य ये थोड़ा ध्यान रखना है। असत्य पूछा है इसने, ये क्या है कि भारत के क्षेत्रफल का
29.3% भाग पर्वतीय है भाई, ठीक है, लगभग में है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं ये कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ठीक है, ये थोड़ा सा लगभग में है। उसके बाद इसने कहा कि भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग, देखो यहां पर 48% भाग मैदानी है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये 48% नहीं है बच्चों, ये आपका कितना है, 46% है। भारत में 46% भाग मैदानी है। और आपको ये बता दूं, भारत का जो सबसे बड़ा मैदान है वो गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो भारत का सबसे बड़ा मैदान है। और जो भारत में यदि हम बात करें, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी मैं लेंथ बता दूं आपको, जो उसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। जी हाँ, 2400 किलोमीटर लेंथ है। और ये लेंथ जो है हिमालय पर्वतमाला के पैरेलल जो है फैली हुई है पूर्व से पश्चिम की ओर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो उत्तर का मैदान है ये आपको जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। और इसका भी जो सबसे मोस्ट फर्टाइल जो एरिया है वो है आपका पंजाब का मैदान, जो कि इसका अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में है। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन देखो, मोती लाए हैं, बिल्कुल समुद्र से निकाल के मोती लाए हैं, समुद्र की गहराई से निकालकर मोती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? भाई ये क्वेश्चन पूछा इसने। अच्छा, कौन से राज्य की सीमा? अब आपको पता होना चाहिए जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसकी सीमाएं नहीं लगेंगी। भारत का जो तीसरे नंबर का राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो तीसरा बड़ा राज्य है, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो है संयुक्त प्रांत। कभी कभी उत्तर प्रदेश की जगह वो संयुक्त प्रांत नाम भी दे सकता है, ये याद रखना। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सबसे अधिक जो है राज्यों को स्पर्श करती हैं। और याद रखना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी यही है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। और जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो पूरब की सीमा जो बनाती है, देखिए यहाँ पर पूर्वी सीमा जो बनती है वो बलिया से, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं आपको, बलिया। और पश्चिमी जो सीमा बनती है वो शामली जिला, पूरब में बलिया जिला और पश्चिम में शामली। जी हाँ, शामली जिला। यदि आपको कभी मौका मिला यूपी में कोई एग्जाम देने का, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और अब हम यहाँ बात करते हैं जो इसका जो दक्षिणी जो जिला होगा, दक्षिणी जिला ये होगा आपका सोनभद्र, ये होगा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। और उत्तर में कहां पर? उत्तर में इसकी सीमाएं नेपाल से मिलती है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तर में नेपाल से मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इन क्वेश्चनों का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जी हाँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, काफी समय मुझे पढ़ाते हुए हो गया और मुझे लगता है मेरे बच्चों ने बहुत कुछ मुझसे सीख लिया होगा और इसका आंसर वो खुद देने में सक्षम हो चुके होंगे। मैं देख लेता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे, बताइए, जल्दी बताइए। गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, केरल है। हमने पूरे दक्षिण भारत का आपको विजन करा दिया है, तो ये होगा आपका कौन सा? गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। एक बात ध्यान और रखना है, जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो राज्य हैं, जो 9 राज्यों की सीमा जो समुद्र के साथ मिलती हैं, उनमें किस राज्य की सीमा जो है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक कटी फटी है? तो कौन सा राज्य है? वो आपका गुजरात राज्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखो ये याद रखना है, नहीं गुजरती है, नहीं वाला, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन को पहले जब आप एग्जाम में जाते हो
तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो देखना है वो पूछ क्या रहा है, और उसके बाद में जब अपना तर्क आपको देना होगा। तो ये कह रहा है तट रेखा किससे होकर, तट कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है, नहीं पूछा है, नहीं का ध्यान रखना है। तो किससे, देखो हमने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक सबको याद हो गया होगा, मित्र छजा गुरापम, यानी कि केवल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ हम बात करें जो भारत का जो मानक समय रेखा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये गुजरती है आपको जो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, और कर्क रेखा गुजरती है आपको कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता चुके हैं कि भूमध्य रेखा की दूरी इंडिया से कितनी है, 876 किलोमीटर, और वो कहां से मापते हैं, वो कैप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी से। चलो अब यहां पर देखते हैं इसको सही आंसर क्या होगा। क्या झारखंड से होकर गुजरती है? जी हाँ गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, बताइए क्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है या मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है? गुजरात से, देखो ये इन दोनों से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि हमने जो ट्रिक आपको बताया था मित्र छजा गुरापम, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों, 5 से 6 महीने, यदि आपका वनडे एग्जाम है तो 5 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं। यदि आप जो है सही गाइडेंस में और एक अच्छे टीचर के साथ, एक अच्छे गुरु के साथ आप जो है डेडिकेटेड होकर के 5 से 6 महीने तैयारी कर लेते हैं, तो मैं लिख के देता हूं 101% आप जो है सिलेक्शन के हकदार हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट कहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा उसने, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भाई अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया था, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं, काफी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के बारे में तरोड़ मरोड़ करके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो है एग्जामिनर पेपर तैयार करता है, पेपर सेट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा स्क्रीन पर, और इसका जो सही आंसर होगा ये उसने कहा, क्या कहा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी रेखा है? वो है आपकी जो है कर्क रेखा, कैंसर लाइन। जी हाँ, अभी हमने बताया था कि जो हमारा भारत है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है, आपका उत्तरी भाग और आपका जो है दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और एक बात और ध्यान रखना, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो भी भारत को 2 भागों में बांट देती है, ये आपका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उसके द्वारा भी इंडिया का डिवाइडेशन होता है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, जो आपका इंडिया है, ये वाला इंडिया, यहां पर देखिए जो इंडिया है ये 22 डिग्री अक्षांश रेखा, 22 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 22 डिग्री ई होगा, यहाँ पे ई का मतलब ईस्ट होता है। 22 डिग्री अक्षांश से जो इंडिया का जो भाग है वो नैरो होता चला गया, ऐसे ये ऐसे ट्रेंगल टाइप में होता चला गया, नैरो होता चला गया। क्वेश्चन जो आप थोड़ा सा कोई हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार DSSB में और यूपी PCS के एग्जाम्स में पूछा गया है कि कितने डिग्री के बाद, कितने अक्षांश के बाद भारत का दक्षिणी भाग नैरो होता चला गया, संकीर्ण होता चला गया है। तो इसका आंसर आपका जो है 22 डिग्री ई, 22 डिग्री ई से। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, और ऐसे मोती ढूंढने में समय लगता है मेरे बच्चों, बहुत समय लगता है। मोती ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ग्लोब वाला आ गया, ठीक है। अब ग्लोब में क्या है, ग्लोब में आपसे क्वेश्चन वही इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, ये आपका देखिए, ये भारत कौन से अक्षांश, भारत जो है हमारा पृथ्वी के कौन से कोने में स्थित है? तो पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट कोने में हमारा इंडिया स्थित है, नॉर्थ ईस्ट कोने में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका जो है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन के यहाँ पर देखिए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो भाग कहलाता है, इसे कहते हैं हम
भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यदि क्वेश्चन आ जाए भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये साउथ होगा, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ का जो एरिया है ये आपको जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन और तो कभी कभी पूछा जाता है, भाई डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो भाग है उसे डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम, डोलड्रम यानी कि शांत कटिबंध क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इसका आंसर आप खुद दोगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। और बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताना, और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं इसके और भी जो है पार्ट्स हैं। यदि आप हमारे संपूर्ण पार्ट्स देख लेते हैं, ये ज्योग्राफी के संपूर्ण पार्ट्स देख लेते हैं, आपको कहीं से कोई बुक्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो है पीडीएफ आप खरीद सकते हैं, हमारे जो नोट्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो को आप जो है, जो आपके जो दोस्त हैं, घनिष्ठ दोस्त हैं, मित्र हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो तो हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।